नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 16 सितंबर वर्ष 2021 और हम लोग 10th स्टैंडर्ड में साइंस 1 का ये चौथा चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा के प्रभाव। इसमें हम लोग कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया कि जब भी किसी तार में जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब भी किसी तार में करंट बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होता है। वो तार चुंबक की तरह काम करने लगता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। फिर एक प्रयोग से मैंने आपको बताया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है इसका आकार कैसा होता है। सर गोल गोल। नहीं, गोल गोल नहीं बोलना है बेटा। सर दायां पक्ष बायां पक्ष। नहीं, ये भी नहीं है, ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं। समकेंद्रीय वृत्त, ये देखो यहाँ पर दिया है समकेंद्रीय वृत्त। क्या है? समकेंद्रीय वृत्त की तरह से आकार है। सबका केंद्र एक ही है ना। छोटे सर्कल का भी केंद्र वही है, बड़े वृत्त का भी केंद्र वही है, उस सब वृत्त का केंद्र एक ही है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं ये समकेंद्री या एक केंद्रीय वृत्त के आकार में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर देखो एक छोटा सा क्रॉस किया, देख रहे हो, सर्कल बना के क्रॉस किया है। इस क्रॉस का मतलब जानते हो क्या होता है? यहाँ पर देखो ये जो है क्रॉस है, ये चुंबकीय सुई है। क्या है? चुंबकीय सुई। आप ये चुंबकीय सुई को जब तार के नज़दीक लेके जाओगे तो विचलन ज़्यादा होगा, तार से दूर लेके जाओगे तो विचलन कम होगा। इससे क्या समझ में आता है? सर विचलन मतलब हिलना ना। इससे ये समझ में आता है कि तार के निकट, तार के नज़दीक चुंबकीय प्रभाव अधिक है, तार से दूर जाएंगे तो चुंबकीय प्रभाव कम है। बराबर? तो एक बात तो समझ में आ गया बेटा कि विद्युत धारा, जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। दूसरी बात कि वो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका आकार एक केंद्रीय वृत्त की तरह से होता है। एक केंद्रीय वृत्त या समकेंद्रीय वृत्त, बोलो एक ही बात है। आप देखो दूसरा, आप हम ये समझेंगे कि ये जो वृत्त की दिशा, ये जो वृत्त है इसकी दिशा कैसे है। कोई भी चीज़ जब अगर वृत्त के आकार में घूम रही है, वृत्ताकार दिशा में घूम रही है, तो उसकी दो ही दिशा हो सकती है। या तो घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में घूमेगा, या तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेगा। है कि नहीं? कोई चीज अगर वृत्ताकार मार्ग से घूम रहा है तो उसकी जो दिशा है वो या तो घड़ी की सुई की दिशा में होगी या तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में होगी। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि घड़ी की सुई की दिशा में है या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है? तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है। क्या नियम बनाया गया है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम से हमें पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा क्या होगी। दिशा कौन? अब इसको अप्लाई करने का क्या सिस्टम है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं देखो। जैसे मान लो ये पेन से ही आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये कोई पेन है और कोई चालक है, मान लो, यानी कोई तार है। ये कोई तार है, समझ जाओ। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये ढक्कन से इसकी नोक की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।
अब मुझे पता करना है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। करंट की दिशा आप देख ही रहे हो, ये ढक्कन से इसकी नोक की तरफ करंट बह रही है। अब मुझे इतना तो पता है कि चुंबकीय क्षेत्र निर्माण हुआ और वो एक केंद्रीय वृत्त जैसा होगा, लेकिन अब दिशा पता करनी है। तो दिशा कैसे, देखो इस चालक को हम लोग दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करेंगे कि जो हमारी चारों उंगली हैं वो चालक को ऐसे लपेटी हुई है, लिपटी हुई हैं, और अंगूठे की दिशा किधर होगी, जिस दिशा में करंट है। करंट नोक की दिशा में था ना, तो अंगूठा भी नोक की दिशा में होगा, और चारों जो उंगलियां हैं वो चालक से लिपटी हुई होंगी। तो इसमें जो उंगलियां लिपटी हुई है ना बेटा, ये लिपटी हुई उंगलियों की दिशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। यानी जिस दिशा में उंगली लिपटी हुई है उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र कैसे, उंगली ऐसे है ना, ऐसे लिपटी है, देखो ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे होगा। तो ये कौन सी दिशा हो गई, घड़ी की सुई की दिशा या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा? ये घड़ी की सुई की दिशा है। यस, वेरी गुड, घड़ी की सुई की दिशा है। अच्छा, अब मैं अगर करंट की दिशा बदल देता हूँ, मान लो करंट अब नोक से ढक्कन की तरफ जा रही है, करंट नोक से ढक्कन की तरफ जा रही है, तो आप दाहिने हाथ से इसको कैसे पकड़ेंगे, अंगूठे की दिशा अब ढक्कन की तरफ हो जाएगी, अंगूठा ढक्कन की तरफ हो जाएगा। तो अब जो लिपटी हुई अंगुलियां हैं वो कैसे हो जाएंगी? घड़ी की विपरीत दिशा। यस, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो जाएगी। इस तरफ उंगली देखो, इस तरफ लिपटी है, ये ऐसे, तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो गई। तो आप समझ में आया? यस। यहां पर भी देखो ऐसे ही किया गया है। करंट देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमारा जो दाहिने हाथ का अंगूठा कहाँ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। तो उंगलियां कैसे हो जाएंगी, उंगलियां ऐसे हो जाएंगी ना। तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये दिशा कौन सी हो गई, घड़ी की सुई की दिशा हो गई। तो देखो यहाँ पे घड़ी की सुई की दिशा में ही एरो का निशान लगाया है। तो आपको ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लिखना है। कहाँ से लिखना है, देखो यहाँ से। ऐसी कल्पना कीजिए कि सीधे विद्युत चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित है। अंगूठा किस दिशा में है, विद्युत धारा की दिशा में है। तो अब आप अपनी उंगलियों से तार को घेरो, उंगलियों से तार को घेरना है। तो उंगलियों की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा होगी। ये जो वाइट जो दिख रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं कहते हैं इसे। तो बेटा समझ में आ गया दाहिने हाथ का नियम? ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा कि ये जो विद्युत चालक है, अभी तक कैसे देखा हमने, विद्युत चालक अगर एक सीधा है, सरल है, सीधा है, तब चुंबकीय क्षेत्र निर्माण कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कि यदि कोई चालक तार के एक फेरे वाली कुंडली है, मतलब अगर जो तार है वो ऐसे गोल है, वृत्त के जैसा है, जैसे हम कान का जो झुमका होता है, नहीं सॉरी बाली, कान की जो बाली होती है, वो बाली के जैसा अगर कोई तार है, बाली के जैसा होता है तो उसको बोलते हैं कुंडली। हाँ, कोई तार अगर ऐसा बाली के जैसे लपेट दें, अगर वृत्त की तरह लपेट दें तो उसको कुंडली बोलते हैं। अब एक बार अगर इसको लपेटा है तो एक फेरे वाली कुंडली हो गई, 2 बार लपेटा है तो 2 फेरे वाली कुंडली, 3 बार लपेटे हैं तो 3 फेरे वाली कुंडली।
अब समझ रहे हो क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं? तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कुंडली में, और एक फेरे वाली अगर कुंडली है तो उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो निर्मित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फेरे वाला जो कुंडली है, एक फेरे वाली जो कुंडली है उसको हमने किससे जोड़ा है? बैटरी से जोड़ा है। इसको प्लस से जोड़ दिया, इसको माइनस से जोड़ दिया, बीच में एक अमीटर लगा दिया है। ये ए जो है क्या है? अमीटर है। अमीटर के प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस को माइनस से। अमीटर क्या करता है? अमीटर किस लिए जोड़ा जाता है? सर बिजली के लिए। विद्युत धारा का मापन करने के लिए। बैटरी में से कितनी करंट निकल रही है वो अमीटर से ही पता चलता है। फिर ये चल प्रतिरोध है, चल प्रतिरोध। प्रतिरोध, ये यहाँ पे प्रतिरोध कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रतिरोध कम ज़्यादा करने पर करंट भी कम ज़्यादा हो जाती है। प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा करंट उतनी कम हो जाएगी। तो प्रतिरोध को चेंज करके करंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से बैटरी में से विद्युत धारा निकल रही है, कुंडली में ऐसे करंट प्रवाहित हो रही है। अब देखो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसे बनेगा। इस तरफ, इसके इस भाग पर देखें, देखो इस भाग को अगर हम देखें तो यहाँ पर करंट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है ना। इस भाग में विद्युत धारा ऊपर जा रही है। अब अगर हम लोग दाहिने हाथ का अगर नियम लगाएं, अंगूठा ऊपर की तरफ करें, अंगूठा ऊपर की तरफ करें तो लिपटी हुई उंगलियां देख रहे हो इस दिशा में आ रही हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो, यहाँ पर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। अब इस तरफ आधे इस भाग की तरफ देखो, यहाँ पर करंट नीचे आ रही है ना, नीचे। तो यहाँ पर दाहिने हाथ का अंगूठा नीचे अगर करें तो देखो उंगली कैसे आएगी? उंगली ऐसे आ रही है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में हो गई यहाँ चुंबकीय क्षेत्र। बाईं तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। जबकि इसी कुंडली के दाहिनी तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है? घड़ी की सुई की दिशा में है। और ये धीरे, जैसे जैसे तार से हम दूर जाते हैं वैसे वैसे वृत्त बड़ा होता जाता है, और कुंडली के केंद्र में ये चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा का वृत्त इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक रेखा जैसा दिखने लगता है। तो कुंडली का जो केंद्र है बेटा, वहां पर ना चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है वो समान रहेगा। बाकी देखो चेंज होता है, जैसे तार से यहाँ पर है तो प्रभाव ज़्यादा है, यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्रभाव कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे इधर भी देखो, तार के नज़दीक हैं चुंबकीय प्रभाव ज़्यादा है, दूर जाएंगे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, पर केंद्र पे एक समान रहेगा। और हर बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र लास्ट में केंद्र पे ही मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ, अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट लाइनें क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम याद कर लो, कभी कभी डायग्राम में पूछते हैं। ये डायग्राम दे देंगे, कभी नाम लिखने को दे दिया जाएगा, या फिर ऐसा बोलेगा चालक की कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को आकृति से दर्शाओ। तो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझ लो। देखो क्या दिया है, कुंडली में विद्युत धारा शुरू करने पर, ये कुंडली में विद्युत धारा जब शुरू करते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक बिंदु के पास चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित होती हैं। इस कुंडली में जितने भी बिंदु हैं, यहाँ पर तो खाली दो ही बिंदु पे दिखाया गया है, बिंदु P और Q पे दिखाया गया है, लेकिन हर कुंडली के हर बिंदु पे ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। आकृति में
कि हर बिंदु पे दिखाना संभव नहीं था, इसलिए सिर्फ 2 ही बिंदु पे दिखाया है। लेकिन जैसे ही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सारे बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाओं का निर्माण होने लगता है। और हम जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय बल रेखाओं के सब समकेंद्री वृत्त बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे कुंडली से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे वृत्त बड़ा होता जाएगा। जैसे कुंडली के नज़दीक छोटा वृत्त है, और दूर गए तो और बड़ा वृत्त मिला, और दूर गए तो और बड़ा वृत्त। तो तार से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे समकेंद्री वृत्त बड़े हो जाते हैं और कुंडली के मध्य भाग में आएंगे। जैसे ये कुंडली है, ये इसका मध्य भाग है। कुंडली के मध्य भाग सेंटर में क्या होगा, कुंडली के मध्य भाग में वृत्त इतने बड़े हो जाएंगे कि उनका जो चाप है वो सरल रेखा में दर्शाया जा सकेगा। कोई वृत्त जब बहुत बड़ा होता है ना बेटा, जैसे कि एक बहुत बड़ा वृत्त मैं बनाऊं, ऐसे बहुत बड़ा वृत्त बनाऊं मैं, तो इसका छोटा सा हिस्सा अगर आप लेते हो तो एक रेखा जैसा दिखता है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही ये जैसे जैसे तार से दूर जाएंगे वृत्त बड़ा होता जाता है और कुंडली के केंद्र में ये वृत्त का चाप एक रेखा की तरह दिखने लगता है। वही यहाँ पे दिखाया गया है। कुंडली के मध्य भाग में वृत्त इतने बड़े हो जाएंगे कि उसका चाप सरल रेखा में दर्शाया जा सकेगा। अब आकृति में चुंबकीय बल रेखाओं को केवल बिंदु P और Q में दर्शाया गया है। देखो, सिर्फ P और Q में दर्शाया गया है। लेकिन जैसे P और Q में दर्शाया वैसे कुंडली के प्रत्येक बिंदु में ऐसे ही चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित होंगी। तो इस प्रकार प्रत्येक बिंदु कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करेगा। जैसे बिंदु P द्वारा केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, Q द्वारा भी केंद्र में हुआ, ऐसे ही जितने बिंदु हैं कुंडली में, हर बिंदु के द्वारा कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो इससे क्या होगा देखो, तो ये बल रेखाएं कुंडली के मध्य भाग में एक ही दिशा में कार्यरत होती हैं। कुंडली के मध्य भाग में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एक ही दिशा में होती है। जैसे यहां देखो, पीछे से आगे की ओर जा रही हैं। बाकी हर जगह पे दिशा बदलते रहती है। जैसे यहां से देखो, इधर से ये आ रही है, फिर यहां से वापस उस दिशा में जा रही है। लेकिन कुंडली के केंद्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में कार्य कर रही होती है। बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लो, इस पर टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आप लोग लिख लेना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टिप्पणी लिखने में काम आ सकता है। आगे लास्ट देखो, तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण किसी भी बिंदु पर निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा पर निर्भर होती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा पर निर्भर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना ज़्यादा हम लोग कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। और एक और कारण है, कुंडली में तार के n फेरे होंगे तो एक फेरे द्वारा जितना चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, उसका n गुना चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। मतलब एक फेरे में अगर चुंबकीय क्षेत्र 1 है तो 2 फेरे हुए तो 2 गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 फेरा अगर ले लिया, इधर डायग्राम में समझाता हूँ। मान लो एक फेरे में चुंबकीय क्षेत्र 5 है तो इसको 2 बार अगर लपेट दिया तो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, 10 हो जाएगा। 3 बार लपेट दिया तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जितने फेरे होंगे उतना गुना चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो किसी भी कुंडली में अगर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ाना है तो 2 रास्ते हैं, या तो करंट बढ़ा दो, विद्युत धारा का बढ़ा दो, या तो इसके जो फेरे की संख्या है वो बढ़ा दो, तो चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव भी बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आई?
तो चुंबकीय क्षेत्र दो बातों पर निर्भर करता है, विद्युत धारा और कुंडली में तार के फेरे की संख्या। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि अगर कोई तार कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। बेटा समझ गए कि नहीं आप लोग? सर समझ गए। हाँ, अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि परिनालिका क्या होता है, और परिनालिका में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसका चुंबकीय क्षेत्र जो निर्माण होगा वो किस तरह से बनेगा। तो पहले तो इसमें परिनालिका समझ लो, परिनालिका किसे कहते हैं। ये देखो पहले ही पैराग्राफ में दिया है, विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार लेकर तार के फेरों से कुंडली तैयार करने पर बनने वाली रचना को परिनालिका कहते हैं। मतलब एक तांबे का तार लेना है, लेकिन उस तांबे के तार पे कोई आवरण लगा होना चाहिए। कैसा आवरण? विद्युत अवरोधक आवरण। मतलब उस आवरण में से विद्युत प्रवाहित ना हो सके। कोई भी विद्युत कुचालक का आवरण उस पर लगा सकते हैं, प्लास्टिक वगैरह। तो तांबे का तार कैसा होना चाहिए? विद्युत अवरोधक वाले आवरण वाला तांबे का तार लेकर अगर उसके फेरों से कुंडली तैयार करें, जैसे स्प्रिंग कैसे तैयार होती है। यहाँ पर देखो, माइक बंद करो बेटा, माइक बंद करो प्लीज, माइक बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, विद्युत अवरोधक आवरण वाला एक तांबे का तार है और उससे क्या किया है, उसके फेरों से कुंडली तैयार की गई है। ये फेरे से कुंडली तैयार की गई है। तो इस तरह से जो रचना बनती है इसको बोलते हैं परिनालिका। परिनालिका समझ गए आप लोग? यस सर। हाँ, अब हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित अगर करें, यहाँ देखो परिनालिका को बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी को स्विच से जोड़ा गया है। फिर देखो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं ये विद्युत धारा परिनालिका में प्रवाहित होने लगती है। ये यहाँ ऊपर जाएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। ठीक वैसे ही होगा जैसे अभी हम लोग इसमें देख रहे थे, एक फेरे वाली कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण जैसे हुआ था, वैसे यहाँ पर अनेक फेरे वाले कुंडली बन गई है। तो यहाँ भी वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ फेरों की संख्या अधिक है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर अधिक होगा। और यहाँ पर परिनालिका के भीतरी भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? क्षण चुंबक की तरह होगा। जैसे क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, वैसे ही परिनालिका के अंदर भी वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। तो इसके एक सिरे को हम लोग उत्तरी ध्रुव मान सकते हैं, दूसरे सिरे को दक्षिणी ध्रुव मान सकते हैं। तो ये था परिनालिका के बारे में। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसे निर्माण होगा ये आकृति में दर्शाया गया है। तो ये परिनालिका द्वारा जो निर्मित चुंबकीय क्षेत्र है, इसके सभी गुणधर्म क्षण चुंबक द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्मों के समान होते हैं। अब परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव में कार्य करता है, दक्षिण ध्रुव के रूप में कार्य करता है। चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं हमेशा, और परिनालिका चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो परिनालिका के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होती है। अर्थात परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। क्यों समान होता है आपको पता है? क्योंकि जितने भी बिंदु हैं परिनालिका में, जितने भी बिंदु हैं, सारे बिंदुओं का चुंबकीय क्षेत्र केंद्र में आके मिलता है, परिनालिका के केंद्र में।
आंतरिक भाग में आके मिलता है। इसलिए परिनालिका के का आंतरिक भाग में चुंबकीय जो प्रभाव है वो समान होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट कर लेना अपने नोटबुक में, क्योंकि टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है बेटा कि परिनालिका पर टिप्पणी लिखो, या फिर किसी भी लाइन के में रिक्त स्थान पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ देंगे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, तो आपको लिखना होगा समान होता है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि परिनालिका द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के सभी गुणधर्म डैश द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्म के समान होते हैं, तो क्षण चुंबक। तो यहाँ पर बेटा मैं ये स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर। यहाँ पर अपना ये भी खत्म होता है, चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ से अगला टॉपिक शुरू होगा जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपका होमवर्क यही है बेटा कि जो जो भी मैंने आपको समझाया है वो अपने नोटबुक में आप लोग लिखिए और याद करिए। सर आज बुक चेक कराने आप लोग क्या? बुक चेक कराने आना, लेकिन 11:30 बजे आना, 11:30 बजे फ्री होऊंगा मैं। हाँ सर कल? कल नहीं रहूँगा मैं बेटा, सिर्फ मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रहता हूँ, और शनिवार को हाफ डे रहता है, इसलिए बुक चेक करने का टाइम नहीं रहता है।